पंजाब की मिट्टी हमेशा वॉरियर्स को पैदा करती है और आज हम पंजाब के यूपीएससी वॉरियर से मिलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए मिलते हैं गुरकमल से, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 को क्लियर किया। गुरकमल, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली द साइकिल एंडेड। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरा इस लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि इस होली लिस्ट में नाम आए। एंड वेरी मच ग्रेटफुल कि भगवान ने ये टाइम मेरे लिए लेके आए हैं। अब गुरकमल, सबसे पहले तो रिजल्ट चेक कैसे किया? ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। मैं इस बार घर पे गया था तो था कि मम्मी पापा के साथ देखूंगा अपना रिज़ल्ट, बट पापा के तो पहले हाथ खड़े हो गए कि मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। मम्मी तो थे साथ में, तो जैसे रिज़ल्ट आया तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं फाइंड करके नहीं सर्च करूंगा नाम, क्योंकि एकदम झटका लगता है। कंट्रोल एफ करके हाँ टिंग नहीं हाँ, करवाना। वो नहीं, वो मैंने पहले मना कर दिया। तो मैंने एक एक करके सारे नाम पढ़े। तो पहले पेज पे नहीं नाम आया, सेकंड पे नहीं आया। मम्मी साथ में थी, वो कह रहे थे कि इसमें तेरा नाम नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तेरा इसमें नहीं आ रहा। फिर उनको लगा कि तेरा नाम ही नहीं आया लिस्ट में। तब 200 तक रैंक हुए थे। तो लकीली जैसे ही एक दो पेज और देखी तो मेरा नाम आ गया। मैं क्या, नाम आ गया माँ, नाम आ गया, पापा नाम आ गया। तो काफ़ी मतलब नंबनेस होती है ना, एक शौक लगता है कि वाह नाम आ गया। तो काफ़ी खुशी हुई उस टाइम पे। एंड मेरे को अपना पूरा साइकिल एकदम माइंड में रोटेट होने लग पड़ा कि जो मैंने किया सारा टाइम इस 3 to 4 ईयर्स प्रिपरेशन के, कि हाँ वो एंड हो चुका है, कि अब बस बैठ जा अब तू, हाँ अगली लाइफ स्टेज के लिए रेडी हो जा बस। तो यहाँ पे भी गुरकमल ने रुकने के लिए नहीं बोला, रादर देन अगली स्टेज के लिए तैयार होने के लिए बोला। शायद इसीलिए मैंने बोला कि एक वॉरियर ही देते हैं पंजाब की मिट्टी, तो आप यूपीएससी वॉरियर बने पंजाब से। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, पंजाब की मतलब धरती वॉरियर्स की है, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी एक उसी धरती से आया हूँ। और एक यूपीएससी को क्रैक करना एक वॉरियर मतलब वॉरियर से भी ज़्यादा एक सहनशीलता और जज्बे की ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये क्लियर कर पाया। गुरकमल, अब चलते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड्स। यूपीएससी एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपका वाई स्ट्रांग ना हो। आपका वाई क्या था? वाई यू स्टार्टेड सिविल सर्विसेज? मुझे यूपीएससी वाला इंटरव्यू वाला आंसर नहीं चाहिए, ये आया कैसे दिमाग में कि नहीं ये करते हैं चलो? हाँ जी, ये क्वेश्चन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है आंसर करने के लिए कि कहाँ एक क्लिक बजा माइंड में। अ, मेरे फादर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको देखा है मैंने काम करते हुए। आई हैव सीन हिम वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो उनके साथ डिस्कशन करता था, तो पूछता था कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी में। चलो एक क्लीशे लगता है कि हाँ ये वही है, रैंडम सा ना थॉट, बट ये कि अपना सेल्फलेस सर्विस जो होती है, तो मेरा शुरू से यही मन रहा है। तो पापा ने मेरे को गाइड करा है, बाकी मेरे मदर ने मेरे को सपोर्ट करा है। तो इसलिए मैं आफ्टर कॉलेज के टाइम सोचा था कि हाँ कर लेंगे, बट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई पुश्ड माई सेल्फ इन टू दिस लेन कि हमने बस सिविल सर्विसेज ट्राई करना है क्रैक करने का, कि हाँ आई कैन डू दैट। ये नहीं था कि आई विल, मतलब ये था कि हाँ कोशिश करेंगे, भगवान का साथ होगा तो बिल्कुल क्रैक करेंगे। तो आज लकीली टाइम आ गया है सर। ये डिसीज़न कब लिया? कॉलेज टाइम पे या कॉलेज के बाद, लास्ट ईयर के बाद? क्या टाइम था बेसिकली? फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत मेरे को आ गया था माइंड में कि आई विल नॉट सिट फॉर द प्लेसमेंट्स। मेरा सीजी भी अच्छा था कि प्लेसमेंट हो सकती थी अच्छे पैकेज में, बट मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा कि मैंने नहीं बैठना। मैंने इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, कहते कि जो तेरा मन करता है तू कर, हम साथ में हैं। तो उन्होंने ना ही मेरे को कभी प्रेशर डाला है कि तू ये कर वो कर, तेरे को यही करना चाहिए, इतना टाइम ही है तेरे पास। उन्होंने फुल सपोर्ट करा है। तो मेरे को फाइनल ईयर में एक थोड़ा बहुत थॉट आ रहा था, और जो कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर मेरे को हो गया कि हाँ आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई विल शिफ्ट टू सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन। आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर शिफ्टिंग टू द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, एंड यू टोल्ड कि यू हैव लेफ्ट द प्लेसमेंट्स जहाँ पे आपको एक हाई पेइंग जॉब ऑलमोस्ट ऑफर हो जाती या आप उसे हासिल कर लेते। तो कभी ऐसा लगा कि मतलब यू आर एंटरिंग इनटू द सर्विस और यू आर एंटरिंग इनटू द यूपीएससी जर्नी विदाउट एनी बैकअप? जी। तो कभी डर लगा बेसिकली कि मैं बिना बैकअप के इस
समर में या इस युद्ध में कूद पड़ा हूँ? उस टाइम पे जब मैंने शुरू कर रहा था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, तो था कि ये पार्ट ऑफ वही है कि हाँ ये मिलेगी जॉब। ये नहीं था कि इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, साल का फिर धक्का लग के अगले साल जाना पड़ता है, शॉक लगते हैं, सेटबैक्स लगते हैं, ये मेरे माइंड में नहीं था। तो यहाँ पे भी मैं जब आया था दिल्ली में तो 600 700 की क्लासेस होती थी, तो बच्चा देख के डर जाता है कि इतने बच्चे यहाँ पे हैं तो कैसे निकलेगा। बट वो मेरे माइंड में एक रिजिड थॉट था कि नहीं, आई शुड गो फॉर दैट। तो मैंने कोशिश करा, तो बस उसी टाइम लग गया था कि हाँ यही करना है। तो फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा, मैं क्या करके देखते हैं। ये है कि बैकअप का मैं क्या एक दो अटैम्प्ट दे के देखते हैं। तो आफ्टर माय सेकंड अटैम्प्ट तो मैंने ट्राई करा था किसी और एग्ज़ाम्स को भी क्लियर करने के लिए सर। जी। अब गुरकमल, एक न्यूबी जो एस्पिरेंट होता है, आपने बहुत लोगों से बातचीत की होगी पोस्ट सिलेक्शंस, स्पेसिफिकली गांव में आसपास, अब सबका इंटरेस्ट बन रहा होगा कि सिविल सर्विसेज देते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, भैया हम तैयारी कैसे करें? तो एक न्यूबी को क्या एडवाइस देंगे आप? जर्नी के लिए यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और अपने आप में बिलीव रखना चाहिए। नो, यू शुड बिलीव इन आवरसेल्फ कि हाँ हम किसी से कम नहीं है, और हमेशा कॉन्फिडेंस से चलना चाहिए। पेपर एग्ज़ाम है, हम कोशिश करेंगे ऑनेस्टी के साथ तो ज़रूर किसी ना किसी टाइम पे ये क्लियर तो होगा ही। अगर नहीं भी होगा, भगवान ने कुछ और बनाया होगा उससे बढ़िया। तो यही थॉट लेके चलते रहें। और जो तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की, वो तो बस ये होता है कि बेसिक बुक्स जो होती हैं तो वो ही मैं रिकमेंड करता हूँ। मतलब अगर कोई लास्ट ईयर में है, हाँ हाँ सपोज जैसे आपने तैयारी लास्ट ईयर के बाद शुरू की, जी। अगर गुरकवल को लास्ट में अपने लास्ट ईयर को खुद को सजेस्ट करना हो कि यार ये अगर काम तू कर लेगा तो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट जो वेस्ट हुए वो वेस्ट नहीं होंगे, जी तो वो गुरकवल कौन से अपने आप को सजेस्ट करेगा? बेसिकली कौन से सजेशन देंगे? अगर मैं लास्ट ईयर में होता और मतलब बैक ऑफ द टाइम, तो मैं सबसे पहले एक अच्छा मेंटर ढूंढता जो मेरे को गाइड करता कि तू इधर उधर हाथ पैर मत मार, इसी डायरेक्शन में चल, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस करा होता है। और हम अगर जाते हैं ऐसी ब्लाइंड फोल्ड होकर किसी भी पाथ पे, तो हमें बहुत सेटबैक्स लगते हैं कि हाँ फिर हमको समझ आता है, तब तक टाइम बहुत हो जाता है, टाइम हो जाता है। तब तक पेशेंस ख़त्म हो जाती है। तो अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को पहले टाइम पे ही कुछ एक गाइड या सीनियर्स जो होते हैं, जो मेरे को इस टाइम मिले हैं 2 साल से, तो वो मेरे को पहले मिल जाते तो मतलब उस टाइम कुछ और बात हो सकती थी। मे बी यही बेस्ट है। बट ये है कि एक मेंटर होना चाहिए। सेकंड है कि हमको बेसिक बुक्स की एक जो लिस्ट होती है उसको धीरे धीरे कवर करना शुरू करना चाहिए। जैसे पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लिए, और हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, एंड फॉर द एंशिएंट एंड मेडिवल वो NCERTs होते हैं। एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट। कि मतलब ये है कि हर एक, अगर आप इस अटैम्प्ट में भी जा रहे हो बेसिक बुक्स पढ़ के, तो आपको हर एक अटैम्प्ट में मतलब गॉड फॉरबिड कि वो ना हो, ज़रूरत ना पड़े कि अगले अटैम्प्ट के लिए आप दोबारा बुक्स ना खोलो, कि अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। तो वो आपको एक बेटर एज बेसिकली देगा। यू वांट टू से कि जो शॉर्ट नोट्स होंगे एक तरह से कंसोलिडेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। हाँ तो जो काम बुक्स के थ्रू करेंगे शायद 5 दिन लगेंगे, शॉर्ट नोट्स की तरह थ्रू वो आप 5 बार रिवाइज कर लेंगे 5 दिन में। इज जी इट सर। सो? जी सर, मैं जब प्रिपरेशन शुरू करी थी मेरे को था कि NCERTs होती हैं जैसे साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, तो मैंने 6 से 10th साइंस एंड टेक करा था, तो वो सारी बुक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने NCERTs के। तो वो मेरे आई थिंक 30 to 40 पेजेस के हो गए थे, वो शुरू में बनाए थे। और ज्योग्राफी के थे +1 +2 तक के, तो वो भी 30 to 40 पेजेस ही कंसाइज बना दिए थे। और वो मेरे तब से वही चल रहे, मैंने बुक्स खोली नहीं उसके बाद। और मेरा ये है कि मेरा प्रीलिम्स भी उससे निकला है। मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेंस के लिए, मेरे को कुछ और वैल्यू एडिशंस के लिए देखना पड़ता है। बट फॉर द प्रीलिम्स मैं इसी शॉर्ट नोट्स को ही अपना एक वो कहते हैं होली बुक मानते हैं, तो वो मैं मानता था। गुरकवल, बहुत लंबी जर्नी रही। जी 1 2 3 4 फाइनली जर्नी एंड्स ऑन द स्वीटर साइड। जी पहले 4 अटेम्प्ट, या मैं बात करता हूँ पहले 2 अटेम्प्ट्स की, जिसमें शायद हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, जी 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको लगता है ना की होती तो काम हो जाता, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता। पहली मिस्टेक में होता है कि PYQs वो मैंने ज़्यादा देखे नहीं थे, तो मेरे को तो वही लगता है, क्योंकि रियलाइज़ हुआ कि मेरे को वो देखने चाहिए थे जो मैंने देखे बाद में अगले अटैम्प्ट्स में। सेकंड है कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए था क्वेश्चंस का, कि माइंड को ट्रेन करना होता है कि हमको
ऑब्जेक्टिव में कि जजमेंट आ जाए माइंड को कि हाँ, अगर नॉलेज भी नहीं है तो पता लग जाता है कि हाँ, ये स्टेटमेंट एग्जामिनर रॉन्ग है। कैलकुलेटेड गैस होता है, वो नॉलेज के साथ ही होता है, बट वो धीरे धीरे हमारा ट्रेन हो जाता है माइंड। एंड थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड मेरे को मिस्टेक ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि PYQ हो गया, हमारा टेस्ट वगैरह हो गया, ह्यूमन डेवलप करना हो गया। हाँ जी, और बस रिवाइज करना। एनीथिंग रिलेटेड टू कि नहीं, मतलब मैं शायद करंट अफेयर्स कम किया या स्टैटिक ज़्यादा किया, ऐसा कुछ? हाँ, मैं उस पे आ रहा था। हमको इस प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा हमको स्टैटिक पे ही फोकस करना चाहिए कि हमारा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो हम फिर भी 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और उसके ऊपर जो होता है, जो करंट अफेयर्स या फिर हमारा स्टैटिक का थोड़ा डेवलप वर्जन पूछते हैं, वो हमको आता है प्रैक्टिस से। तो पहले मैं थर्ड मिस्टेक यही बोलूँगा, बेसिक अपना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो स्टैटिक का जो मेरा नहीं था शुरू में, तो मैंने धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग करा था सर। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं कि व्हाट क्लिक्ड फॉर द गुरकवल इन द थर्ड प्रीलिम्स इज ही रियलाइज दैट स्टैटिक इज द की। जी स्टैटिक किंग रहेगा, करंट अफेयर्स उसको सपोर्ट करेगा बस। जी 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 सेकंड, ही सॉल्व द PYQs। जी, सो PYQs एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर एनी एस्पिरेंट। बिल्कुल सर। थर्ड, गुरकवल डेवलप्ड एक्यूमन, जो एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत जी। है। कई बार आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको सॉल्व करना है। जी थोड़ा ना प्रीलिम्स के बारे में और बात करते हैं गुरकवल, क्योंकि बस 25 मई को आने वाला है दोबारा, एंड आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी कि प्रीलिम्स नहीं देना पड़ रहा है। हाँ जी सर, हाँ क्योंकि जी। एक अलग डर रहता है। जी सर जी। 25 मई को प्रीलिम्स अगर गुरकवल का होता, इस सिचुएशन में लास्ट के अपने पास ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हैं, क्या करते गुरकवल जी? अगर मैंने प्रीलिम्स देना होता तो वैसे मैं फीलिंग लेना नहीं चाहता तो अगर देना होता तो पहले मैं अपना मेरे जो NCERT शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं गो थ्रू करता कि वो मेरे माइंड में दोबारा रिफ़्रेश हो जाए। सेकंड, अगर मैंने कोई टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उनके अगर मैंने सॉल्यूशंस हैं जो होते हैं तो उनको मैंने देखना है। एंड थर्ड है कि PYQs जो मार्केट्स में मिलते रहते। कितने साल के PYQs करें गुरकवल? अगर देखा जाए तो अगर टाइम है तो आप बहुत पुराने से शुरू कर सकते हो, 2000 से शुरू कर सकते हो। अगर नहीं टाइम है तो 10 ईयर इज इनफ। तो क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए हैं जो कि रिलेटेड थे 1990s के पेपर से, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर टाइम है तो वी कैन गो बैकवर्ड्स, तो नहीं तो 10 ईयर्स इज़ इनफ। ओके, प्रीलिम्स पे थोड़ी और बात करते हैं। करंट अफेयर्स पे कितना फोकस दें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में बल्कि नोट्स की बाहर है। मतलब अगर आप हम अभी ORN में अगर हम दोनों बाहर जाएं तो हमें पता है कि करंट अफेयर्स बिछी पड़ी है बिल्कुल चटाई की तरह। जी जी जी। तो हाउ टू, एंड आप ORN में रह भी हो, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ये जो मल्टीपल रिसोर्सेज जो बिल्कुल बिछे हुए रहते थे, आप कहीं भी आ जा रहे हो, इसको गुरकवल ने अवॉइड कैसे किया? क्योंकि मुझे इतनी चीज़ समझ में आ गई है कि फालतू की चीज़ें खरीदी तो नहीं है। नहीं सर, हाँ मतलब करंट अफेयर सर अगर देखा जाए तो रियलिटी है बाहर बहुत है, हर एक का अपना निकाल देते हैं कि ये हमारे करंट अफेयर्स हैं, मंथली, डेली, ईयरली तो वो हमको ये होता है कि बस एक चीज़ पे फोकस रखें। किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर हम फॉलो करेंगे, बस एक का ही करेंगे, क्योंकि वो सिमिलर करंट अफेयर्स ही होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट के। तो मैंने वो करा, मैंने एक जब से तैयारी करी है मैंने शुरू, तो मैं एक इंस्टीट्यूट का ही जो करंट मैगजीन्स होती हैं तो वो मैंने फॉलो करी है, तो उसको ही बाय हार्ट मैं करता था। बाद में चलो ईयरली कंपाइलेशंस आती थी, उसको रिवाइज़ करता था। तो उसके अलावा मेरा जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है वो टेस्ट से होता था, क्योंकि हर एक टेस्ट में अगर 20-25 मैंने टेस्ट दिए हैं तो हर एक टेस्ट में 70 to 80 स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, 20 करंट अफेयर्स के होते हैं। तो मेरा उससे रिवाइज होता रहता था पूरा ईयरली, वो मैं उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाता था अपने टेस्ट के। तो मेरे करंट अफेयर्स इसी से हो रहे थे कवर। सेकंड क्वेश्चन रह गया, घूमते हुए ORN की गलियों में इतना सारा मटेरियल देख के फोमो कैसे अवॉइड किया, कैसे डील किया उससे? फोमो सर, मेरा तो पर्सनैलिटी ऐसे, मेरे को फोमो हुआ ही नहीं कभी। मेरे को था कि नहीं, मैं इतना क्या करूँगा करके, मेरे को था बस एक इनफ है, उसको ही करता हूँ। मतलब ये नहीं होता था मेरे को अर्ज की नहीं इसका भी कर लेता हूँ, इस इंस्टीट्यूट का भी पकड़ लेता हूँ। ORN में साथ वाले होते हैं, कंपनी में होते हैं कि हाँ बच्चे, क्योंकि हम किसी एक इंस्टीट्यूट में हैं, कोई दूसरा किसी और इंस्टीट्यूट में है, तो वो होता है कि उसके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस आए हैं, इसके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करंट वाले आए हैं, तो एक फोमो होता है। बट अगर हम डीपली देखें चीज़ को करंट का, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है बहुत। तो वो आप इस साल किसी एक ही मैगज़ीन फॉलो करके कर लो, क्या पता आ जाए, तो वो अगर अगले साल फॉलो करेंगे क्या पता ना आए, तो वो रिस्क होता है। तो वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी आनी चाहिए, जो मैंने बताया टेस्ट से होती है।
कि वो अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है देन यू कैन सॉल्व दैट। वो रिस्क होता है बट इट्स मतलब गुड कि हमको रिस्क लेना चाहिए। मतलब प्रीलिम्स तो रिस्क ही है सर, वो ऐसे कुछ नहीं है मतलब कि एलिमेंट ऑफ लक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, नो वे कि कोई कह दे कि हाँ मेरे को तो नॉलेज बेस में आता था। उसने रिस्क लिया है तो अगर 30 क्वेश्चन उसने मार्क कर दिया है, उसके ऊपर उसने अगर करा है तो वो एक रिस्क ही लिया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वन शुड अटेम्प्ट टू एंश्योर कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है? सर देखो पहले अटैम्प्ट में मैंने बहुत कम कह रहे थे 60-65, तो मेरे को किसी ने गाइड नहीं करा था कि हाँ कि एक्यूरेसी मैटर करती है नो डाउट, बट बाद में रिग्रेट भी नहीं करना ना कि हाँ मैंने 40 क्वेश्चन ही मार्क कर देता तो क्या पता मेरा हो जाता, तुक्के लगा देता। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ था, तो मैंने अपनी तैयारी को रिफ़ाइन करा था। मैंने अपने अटैम्प्ट को मोर देन 90 लेके गया था। मैंने 2022 में जो अटैम्प्ट दिया था, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो उसमें मेरे जीएस में मैंने आई थिंक 90 मार्क करे थे पेपर में, तो मेरे 104 आ गए थे जीएस में। और वो है कि अनफॉर्चुनेटली सी सेट नहीं हुआ था तो 2023 में मैंने 94 अटैम्प्ट करे थे, तो मेरे आ गया स्कोर 92 पॉइंट कुछ आया था। एंड 2024 में मैंने करे थे 95 के राउंड अबाउट, तो अभी आना है उसका तो 115 मोर देन 115 था, क्योंकि फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो गया था। वेरी नाइस। हाँ जी, तो ये है कि अब मैं कहूँगा अगर किसी को जानना है तो मोर देन 90 या 90 टू 95 के ब्रैकेट में कर ले। अगर ज़्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस रखना है तो 100 कर दे पर वो हर एक का अपना होता है कि नहीं 90 से 95 तक इट्स ओके। मतलब मैं यहाँ पे जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ, सिंस यू क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ, आपके पास इक्विपमेंट था तो आप 90 टू 95 का ब्रैकेट टच कर गए जी। अगर कोई कंजर्वेटिव साइड पे है जिसका इक्विपमेंट शायद आपके जितना नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर वो 85 टू 90 पे भी जा रहा है तो इट कैन बी अ गुड। जी सर वो उसका हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। अगर वो उसने टेस्ट दिए हैं, उसने तैयारी ऐसे की है कि मेरा 85 से 90 पे एक्यूरेसी ठीक आ रही है, देन व्हाई नॉट ही शुड गो फॉर दैट। मेरा ये था कि मैंने 90 से 95 तक मार्क करके मेरी एक्यूरेसी आ रही थी 65 टू 70 मेरे ठीक होते थे, तो मेरे को यही ठीक लग रहा था। बाकी मन में मेरे को अब अटैम्प्ट करते करते ये हो गया था यार कर ही देते हैं अटैम्प्ट, तो ये होता है। बाकी 80 टू 95 तक स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दिस रेंज कि हाँ इतने तो अटैम्प्ट करनी है। ओके ओके फाइन। गुरकेवल, मूविंग टू द मेंस। जी सर। थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट मेंस बट फर्स्ट इंटरव्यू। जी सर। पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया, जी। रीज़न? बढ़िया फेस था जब प्रीलिम का रिजल्ट आया, मेरा हो गया कि मेंस लिखेंगे, बट उसके बाद मेरे को था कि तैयारी तो है ही नहीं मेरी, ज़ीरो है, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स पे इतना फोकस दिया था, कभी आंसर राइटिंग नहीं करी, ऑनेस्टली नहीं करी मैंने कभी ऐसे। तो उस टाइम पे मेरे को उत्कर्ष सर मिले, हमारे शुक्ला सर, वो मिले तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड करा कि जीएस में ऐसे चीज़ें करनी है, कैसे हमको स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। क्योंकि मेरा था कि मेरे को एक बार बता दो चीज़ कि हाँ ये होता है, तो मैं क्या कर देंगे सर, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है। मैंने 2-2.5 महीने लिए, एट द एंड ऑफ अगस्त तक मैंने अपने आप को तैयार कर दिया था। बाकी ऑप्शनली मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा था एंथ्रोपोलॉजी, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट फेज़ था मैनेज करना। ऐसे का नहीं कर पाया था, आपने बताया था कि करना है तो एंड स्टेज पे किया था, बट वो भी था कि अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया था मेंस का। मैं ऐसे नहीं कह सकता, कंपेयर नहीं करता, कि मेरे को पता नहीं था, आइडिया नहीं था क्या मार्किंग होती है। तो मेरा जैसे जीएस में 424 आ गया था, और मतलब इसमें एंथ्रोपोलॉजी में 262 आ गया था विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट। हाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट, टेस्ट वगैरह भी नहीं दिए मैंने कुछ, और ऐसे में कम आए थे 85 थे, और बस ये था। बाकी 770 के राउंड 770 के राउंड बना था मेरा स्कोर, तो काफ़ी बढ़िया डिसेंट स्कोर था। डिसेंट था। बट गुरकेवल, व्हाट आई फील ना कि जो आपके साथ जो मैं अभी ऑफ द कैमरा भी जब मैं आपसे बात कर रहा था जी, कि जब मैं आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा था या जब आपको मैं गाइड कर रहा था, इट वाज नेवर अबाउट कि यार इसको मेंस क्लियर करवाना है। हाँ। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि गुरकेवल को एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं करने देना जहाँ से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना आए। जी। बेसिकली उन एरियाज़ में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाए और कुछ मिले भी कुछ ना। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि ये वीडियोस देख लो या ये क्लासरूम उस टाइम पे, क्योंकि मेंस के टाइम पे टाइम बहुत कम है जी। और राइटिंग स्किल्स का नैक था आपके पास। आई डू नॉट नो कि कैसे था, मे बी आपको रीडिंग पसंद हो, राइटिंग पसंद हो, आई डू नॉट नो। हाँ जी, हाँ जी। बट एक नैक था कि आपको लिख लेते थे, स्पीड का इशू नहीं था। तो मेरे लिए वहाँ पे चीज़ें ईजी थी आपसे बात करने के लिए
कि यार ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना, एंड इट बिकेम क्वाइट ईजी फॉर मी. जी सेकेंड थिंग व्हाट आई फाउंड इन यू कि मतलब आपको जो बोला गया वो एग्जीक्यूट करने में आप ज़्यादा रहते थे, रादर देन आपने उसको क्वेश्चन किया कि ये क्यों करना है, या इसकी जगह ये कर सकते हैं क्या, या बाकी लोग ये कर रहे हैं. तो उसका हमें रिजल्ट दिखा. अब एज अ फ्रेशर जब आप फर्स्ट मेंस दे रहे थे, हाउ यू सिलेक्टेड बेसिकली कि वाई डिड यू ट्रस्ट मी. मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कैसे लगा कि नहीं ये जो बंदा बोल रहा है ये सही है? क्योंकि जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो कैसे, मतलब क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट मेंटोर, राइट गाइड, राइट गाइडेंस? ये भी तो मिसगाइडेंस भी तो बहुत है ना इस मार्केट में, तो वो कैसे जीरो आउट करोगे आप? वो सर ज़ीरो आउट, देखो जैसे मैं आपसे मिला था तो मेरे को मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त ने रिकमेंड करा था, तो मैं उस पर भरोसा करता था कि हाँ. दूसरा ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने इस जर्नी में देखा हुआ है कि कैसे क्या होता है, एनालिसिस करते हो, डीप एनालिसिस, तो मैंने देखा है सारा आपका. तो इसीलिए मैं आपके पास आया था कि हाँ सर के पास कुछ स्टैंड है, कुछ बता सकते हैं मेरे को कि हाँ रिज़ल्ट्स हैं सर के पास. तो पिछले साल के भी थे, तो उसने मेरे को अट्रैक्ट करा था कि हाँ. और सर का वे ऑफ टीचिंग, जैसे आप वे ऑफ टीचिंग था कि पर्सनल इंटरेस्ट लेके आप गाइड कर रहे हो कि, और कुछ ये भी नहीं है कि प्रमोशन करनी है कि हाँ मेरे को ये पढ़ लो, ये प्रमोशन में आप कर पा रहे हो. नहीं वो तो चलो सर, वो तो नो डाउट करनी है, मतलब अपने तो रिज़ल्ट आपका है. तो ये है कि फिर मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा था कि आप डे टू डे में आप पूछ रहे थे कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है. तो ये मेरे साथ आप स्टार्टिंग ऑफ द मेंस प्रिपरेशन से आई थिंक पेपर से पहले एक दिन पहले तक आपका था मेरे पास कॉल कि हाँ सब ठीक है. क्योंकि मेरे को अभी भी याद है 16 सितंबर से शायद थे 2023 के मेंस, और मैंने ऐसे प्रिपेयर ही नहीं करा था. और आपने थोड़ा बहुत गुस्सा करके कि पता नहीं 6-7 सितंबर को या पता नहीं 10 सितंबर को आपने मेरे से पहला ऐसे लिखाया था. तो फिर मैंने 2-3 ऐसे लिखे थे आपको, आपने थोड़ी बहुत तैयारी करवा दी उस टाइम पे, तो वो ठीक लगा मेरे को. और इसलिए मतलब तभी से आपसे जुड़ा हुआ हूँ कि नहीं आप. मतलब मेरा तो ठीक है, हाउ टू सजेस्ट एनीवन एल्स कि मतलब ये आपको आपका मेंटर सही मिला है कि नहीं मिला, वो कैसे चेक करना है? सर वो पहले तो मतलब एक तो मुझे क्लियर हो गया कि आपने बोला माउथ टू माउथ होगा या जी 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 उनका जी. क्रेडेंशियल्स प्रूवन होगा, हाँ हाँ हाँ. बट व्हाट अबाउट द न्यू मेंटर्स का, कभी भी कैसे भी आ गया तो कैसे? हाँ ये तो है सर, अब तो मार्केट में काफ़ी आ रहे हैं मेंटर्स. फ्रेशर्स का ये क्रेडेंशियल्स हो गए, वो देख सकते हैं. बाकी उनका वे ऑफ जैसे टीचिंग है या सपोर्ट है, कि अगर वो पर्सनली आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हाँ उनकी खुद की जर्नी टाइप हो रहा है, तो वो एक बेटर पॉइंट होगा कि हाँ उनके साथ जाओ, उनसे मेंटरशिप लो. और बस यही होगा सर मेरे, और तो. नाउ कमिंग टू योर जर्नी में जो एक मैं कहूँगा हाई पॉइंट और लो पॉइंट दोनों मैं कंसिडर करूँगा उसको. जी असिस्टेंट कमांडेंट प्लान बी, ये सोच के एग्जीक्यूट किया कि 3 अटैम्प्ट हो गया, जर्नी लंबी होती जा रही है, ज्वाइन किया आपने. जी. तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हुआ वो, कि मतलब कैसा रहा वो जर्नी का टाइम कि जॉब मिली और छोड़नी पड़ी? सर होता है ना कि फिर जब कुछ हो नहीं रहा, 2 अटैम्प्ट हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं कुछ और एग्ज़ाम्स सिमिलर वेक ऑफ सिमिलर जो सिलेबस होता है. तो मैंने देखा, मैंने ट्राई करा, एक अटैम्प्ट शायद सेकंड अटैम्प्ट था मेरा ये 2022 में. तो वो लकीली रिटर्न क्लियर हो गया. रिटर्न क्लियर के साथ फिज़िकल क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया. तो मेरा 2023 में सिलेक्शन हो गया एज असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. और फिर उसके बाद ही साइमल्टेनियसली मेरा मेंस चल रहा था Means, 2023 में. तो मेंस चला सितंबर तक, सिलेक्शन होगी मेरी अगस्त में, सिलेक्शन होगी थी, जॉइनिंग मेरी नवंबर में थी. और फिर मेरे को दिसंबर में इंटरव्यू कॉल आ गई उसकी, सिविल सर्विसेज की. तो मैं बहुत ही डिलेमा में था कि शुड आई गो फॉर सिविल सर्विसेज या फिर जॉइनिंग करते हैं, साथ में हम प्रिपरेशन प्रेप करते कर हैं. लेंगे. तो काफ़ी जगह से मैंने पूछा था, सजेशंस ली थी. एट दी एंड फिर मेरे को ज्वाइन करना पड़ा. और वो मैं अपने मेंस के रिज़ल्ट्स के Just बात. एक दो दिन बाद गया था ट्रेनिंग के लिए कि हाँ ट्राई कर लेंगे वहाँ पे. तो बट वहाँ पे गया तो वो नो डाउट एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज असिस्टेंट कमांडेंट आप किसी फोर्स में हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है. एंड वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं था ट्रेनिंग में कि आप कुछ भी कर सको. फ्रॉम 5 to 10 यू आर वेरी मच बिजी देयर.
तो फिर मतलब मेरे को था कि इंटरव्यू कैसे करें, और कॉल आ गई मेरी जैन में, जेल में। और वो भी सेकंड थर्ड डे पे, एंड मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट था। मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ कर पाऊँ, फिर मैंने घर वालों से डिस्कस करा कि हाँ मतलब वापस आ जाऊँ कि कर लूँ। फिर मैंने एट द एंड डिसीजन ले लिया कि हाँ एक टेक्निकल रेजिग्नेशन वगैरह होता है तो वो हम दे के आ जाते हैं, क्योंकि लीव मिलना बहुत मुश्किल था फॉर द प्रिपरेशन ना। तो फिर मैं वापस आया, मैंने प्रिपरेशन करी एक हफ़्ता जो थी, आपसे भी ज़्यादा मैं कांटेक्ट नहीं कर नहीं कर पाया पाए थे हम उस टाइम पे बिल्कुल। तो। तो काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि ये क्या हो गया, रिस्की डिसीजन था रिस्की काफ़ी। डिसीजन था। और मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे तो लगा था ठीक ठीक हो गया है, तो हम्म। क्योंकि पैनल चेयरपर्सन सर वही थे सेम जो CAPF के थे, जिन्होंने 6 to 7 months बैक मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मेरे को लगा ठीक होगा, बट फिर भी जब रिज़ल्ट आया मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ हो मतलब ये है जाएगा। कि लिस्ट में आ जाएंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टॉपर बनना है, वो शुरू से नहीं था कि हाँ लिस्ट में आना। तो वो हुआ, बट जब रिज़ल्ट आया वो वॉज वेरी मच शॉक्ड कि नहीं हुआ। पर जब मेरी मार्कशीट आई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ उससे भी, कि मेरे इंटरव्यू में वन ऑफ द लोएस्ट लगे हैं, और ये क्यों लगे हैं। एंड तो बेसिकली वो पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि अभी असिस्टेंट कमांडेंट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि यू मतलब लाइफ वेरी मच अनप्रडिक्टेबल है, आप कुछ भी प्री इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ आई कैन डू दैट, मेरा ये सही चल रहा है। तो यू हैव टू ओपन योर आइज़ कि हाँ मेरे को इधर उधर देख के करना चाहिए सब कुछ। एंड फिर उसके बाद फिर भी मैंने, जब रिज़ल्ट आया तो 2-3 दिन का शॉकिंग स्टेज होता है कि नहीं कोई बात नहीं, अटैम्प्ट है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट अटैम्प्ट, 1 महीना है। तो थोड़ा बहुत कोशिश करा, अपने आप को खड़ा करा। फिर मैंने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स निकल गया, निकल गया। लकीली निकल गया, और मेरा फॉरेस्ट भी निकल गया। फिर मैंने मेंस दोबारा था, उसको रिफ़ाइन करना था, तो मैंने आपके पास आया, वो चीज़ें मैंने देखी। एंथ्रोपोलॉजी का था, थोड़ा बहुत गाइडेंस और ली, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करे। एसए का मैंने एसए का कुछ कोर्स ज्वाइन करा था, तो वो सारा कुछ मैंने कहा अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इम्प्रूव करूँगा मेंस में। तो मैंने मेंस दिया एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि हाँ मतलब हो जाता है कि हाँ ठीक है, इम्प्रूवड है फ्रॉम द लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर मार्क्स मेरे डिसेंट थे तो इस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। और मैंने दिया, फिर मेरा इंटरव्यू कॉल भी आ गया, बट एक रिस्क भी था ना, माइंड में होता था कि नहीं हुआ तो क्या। अगर इस बार मेंस ही ना हुआ तो क्या, ये भी हो सकता था। और एक वेल सेटल्ड जॉब, वेल रिस्पेक्टेड जॉब, एंड आई नो दैट यू हैव इंटरेस्ट इन द यूनिफॉर्म एज वेल। अब आई इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन एज वी डिस्कस कि यूनिफॉर्म में आप को पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और असिस्टेंट कमांडेंट छोड़ना, वो भी BSF BS बिल्कुल सर, नॉट एन ईजी टास्क। वो काफ़ी रिस्की डिसीजन था, पता नहीं बट नाउ अब पीछे मुड़ के देखते हैं उस डिसीजन को, हाउ डू यू फील? वो बहुत डिफ़िकल्ट था सर। मैं जिस स्टेज से आई वॉज गोइंग थ्रू वो मेरे को पता है, या मेरे घर वालों को पता है कि थोड़ा सा मुझे भी पता। थोड़ा सा आपको भी पता है सर। तो क्या डिसीजन लेके आया हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि मेरे को दिख रहे थे, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही दिख रहे थे, मेरे को पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधे होके चल रहे थे हम अंधे हो गए। कि हो जाएगा, बिलीव है हो जाएगा, नहीं तो अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा। पर अगले अटैम्प्ट के लिए हिम्मत भी चाहिए ना, बंदा कितनी देर तक अटैम्प्ट देता रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे आके हो जाता है कि मैं किस में इम्प्रूव करूँ। एग्जैक्टली। मेंस अगर मैं इस साल की बात करूँ, मेरे मेंस के मार्क्स आए, मेरे को था इम्प्रूव होगा, तो मेरे 10 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं मेंस में, और ऑप्शनल के कम हो गए हैं। हालांकि मैंने इस बार टेस्ट मेहनत ज़्यादा की है। मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी, मतलब ठीक रहा, फिर मेरे इंटरव्यू में ठीक लग गए, तो एट द एंड हो गया सिलेक्शन इसमें सर। जर्नी ओवर करते हैं। जी सर। व्हाट चेंजेस डू यू फील दैट हैव कम इन योर लाइफ पोस्ट सिलेक्शन? क्या कुछ बदल रहा है आफ्टर सिलेक्शन? सर चेंजेस ऐसे तो कुछ नहीं आया, मतलब नहीं, आप में नहीं आएगा, आसपास कुछ। आसपास ही है कि इम्पोर्टेंस मतलब हो गई है कुछ, हाँ कुछ नया हुआ है लाइफ में, वो एक लाइमलाइट में भी नहीं आ जाते हैं ना, वो चीज़ हो गई है कि हाँ, क्योंकि मेरे घर वालों मतलब नेबर्स को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, हमारे रिलेटिव्स को नहीं पता होता था, तो काफ़ी वो खुश हैं कि हाँ कोई सच में खुश हैं। बहुत, हाँ खुश है। वो सपोर्ट करते थे सभी शुरू से ही कि हाँ बच्चा जो भी कर रहा है करने दो। तो चेंज यही है कि हाँ ठीक है कि कुछ
देख रहे हैं लोग कि कुछ करा है मैंने, या जो भी है 1000 नौजवान सिलेक्ट हुए, उन्होंने कुछ करा है। तो लास्ट में ना मैं जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं जाना चाहूँगा। आपने कहा था एक जर्नी खत्म, एक जर्नी बिगिनस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कौन सी जर्नी बिगिन करने की बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या चल रहा है माइंड में बेसिकली? सर माइंड में यही है कि एग्ज़ाम तो एक स्टेज था लाइफ का कि हाँ, जो मेन पार्ट ऑफ जैसे होता है ना, मेन कोर्स होता है, तो अभी तो हमने मेन कोर्स के लिए जाना है कि हाँ अभी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो भी मिलेगी, जो भी सर्विस मिलेगी, उसको हम अगर अच्छे से ना निभा पाए, जो भी हमने सोचा था शुरू में कि हाँ जिसके करके फॉर द वाई हम आए हैं सर्विस में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है सर्विस में आने का। तो वो मैं सोचता हूँ कि जैसा मैं हूँ सिलेक्शन से पहले भी था और सिलेक्शन के बाद भी रहूँगा, और अगर किसी सर्विस में जा गया हूँ, मैं किसी पोस्ट पे बैठा हूँ, तो मेरा वही रुतबा, वही एक हम्बलनेस रहनी चाहिए, ताकि मैं सोसाइटी में वही जो सोचा है वो चेंजेस लेके आ सकूँ बस। ओके, अगेन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। आपने बोला फादर साहब के हाथ खड़े हो गए थे, वो तो दूर हो गए। जब रिजल्ट बताया तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? मतलब वो साथ में थे पापा मेरे, तो वो देख नहीं रहे थे स्क्रीन हाँ को, वही मतलब। तो मम्मी देख रहे थे साथ में। एंड मम्मी बहुत ही ऐसे जैसे खड़े होके कि दिल पकड़ा हुआ था, इधर तेरा नाम नहीं आ रहा, तेरा नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। तो पापा तो जब 200 रैंक तक पहुँचे, मम्मी ने कह दिया कि इसका तो नाम नहीं आया, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हाँ इतनी लिस्ट है। तो पापा तो वो सोचिए कि अब फिर से अटैम्प्ट देगा, और फिर जाएगा, तैयारी करेगा। उनको था कि बच्चा अंदर से ना टूट जाए, अच्छा। कि शॉक लगे, फिर उसको मुश्किल हो जाएगा आगे फिर से कंटिन्यू करना। बट जब उनको पता लगा कि हाँ नाम आ गया, फिर तो वो काफ़ी खुश हो गए। तो वो इमोशनल भी हो गए थे थोड़े कि हाँ चलो बच्चे ने हार्ड वर्क करा है तो उसका रिज़ल्ट मिल गया भगवान की कृपा से। एंड मतलब काफ़ी हैप्पी थे मेरे पेरेंट्स, प्राउड थे, एंड मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को इस। इसी क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। मतलब फैमिली सपोर्ट बेसिकली, एज यू सेड कि आपने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन की, ऐसा नहीं था कि फैमिली ने प्रेशर किया, रादर देन फैमिली ने सपोर्ट किया। देन अगेन घर से दूर आके आप रहे, दिल्ली में प्रिपेयर किया यहाँ पे ORN में। हाँ जी। देन अगेन एज यू सेड कि फादर वाज मोर अबाउट कि टूट ना जाए। तो हाउ टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स? बेसिकली क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा द वे यू आर टॉकिंग कि मैं तो मतलब पापा इतना सोच रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन है ना आपके और जी आपके जी फादर के बीच में। ORN आके बच्चों का कम्युनिकेशन टूट जाता है उनकी फैमिली से। जी। हाउ डिड यू मेंटेन इट? और कैसे कम्युनिकेशन ये मेंटेन करना है, ORN आके फैमिली से कटना कैसे नहीं है? वो सर जैसे शुरू में मैं भी आया था दिल्ली ORN में, तो बच्चा हो जाता सीरियस, मैं भी था सीरियस थोड़ा, घर वालों से भी कम बात करने की एक डिटर्मिनेशन है माइंड में कि हाँ मेरे को बस इस पे फोकस रखना है। बट धीरे धीरे पता लगता है कि एग्ज़ाम एक मतलब एक पॉइंट है जो कि जिस पे हमको अपनी सारी लाइफ डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये वो नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो गया, मैं कह रहा हूँ, मैंने ये दो साल बाद रियलाइज़ करा है कि जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि घर वालों के साथ कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, चाहे थोड़ी बात करें। जैसे कई बार मम्मियों को पता होता है कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, क्योंकि पापाओं को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको है कि हाँ पढ़ रहा है ये, उनको तो मतलब ज़्यादा पता भी नहीं था कि मेरा कौन सा अटैम्प्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे साथ इंटरव्यू में वही जाते थे, और बट उनको ज़्यादा था नहीं। बट ये है कि मम्मी के साथ खुलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ मेरे को ये सब फील हो रहा है, ताकि एक वो होता है ना आउटफ्लो हो। पेंटा फीलिंग्स बाहर हाँ चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम अपने दिल की बात नहीं बताएंगे अपने पेरेंट्स को, तो अ, वो काफ़ी आपको डैमेज करेगा फ्यूचर में। तो एक उस रिश्ते को एक बहुत ही होली बनाना है, तो वो होली है, उसको बस कॉन्टीन्यूसली रखना है, तो कट ऑफ कम ही रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि साथ साथ में बातचीत करनी चाहिए, घर पे चक्कर लगाना चाहिए, और उनको सब कुछ बताना चाहिए कि मतलब हाँ। होली दिवाली पे तो घर पहुंच जाओ, कोई भी फेस्टिवल है राखी वगैरह घर पहुंच जाओ, इज इट सो? हाँ मतलब नहीं, दिवाली होली तो यहाँ पे भी मनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी मनाई है काफ़ी। ये नहीं है कि वहाँ पे जाके मनाना है, कि वो है कि डे टू डे बेसिस में यू शुड ना बी इन कॉन्टैक्ट। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो, जब मन किया घर चले गए। सर मैं हाँ जब मन किया घर, जब मतलब जब आपको लो फील हो रहा है, तो आपको पता है कि मेरा पहला घर कहाँ पे है, तो मैंने वहाँ पे जाके ठीक होना मतलब है। पता है लो फील हो रहा है, पढ़ाई तो होनी नहीं हाँ है, हाँ हाँ इससे बेटर मम्मी पापा से मिला दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है कि हाँ
उनको बता देंगे कि हाँ मेरे को पूछना नहीं है कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे तैयारी चल रही है, तो स्पेस मिल जाएगा घर पे थोड़ा, तो वो ठीक फील होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बंदा सैचुरेट हो जाता है कि यहाँ पे भी तैयारी हो रही है, ये भी तैयारी कर रहा है, अब इसका स्टेट का पीसीएस आ गया है, सीएपीएफ आ गया, अरे उसने इंटरव्यू दे दिया, ये हो गया, तो बहुत सारी बातें होती हैं सब कॉन्शियसली हमको हर्ट करती हैं अगर हम एक्सप्रेस भी नहीं करते, बट ये फिर भी बच्चे को, स्टूडेंट को थोड़ा बहुत घर से कनेक्ट रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई डेस है, मैं भी नहीं गया, मैं दिवाली होली यहाँ पे मनाई है मैंने मोस्टली, और दो तीन साल जो भी, और शादी वगैरह पे मैं जाते नहीं था रिलेटिव्स के, तो क्योंकि यहाँ से टाइम ही बहुत कम मिलता था, टाइम मिलता ही नहीं था कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में टेस्ट शुरू हो जाते हैं, और टेस्ट होते संडे को हैं संडे को फ्री होता ही नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आगे बंदा जब फ्री होता था तो बंदा घर जाता था, जैसे मैं जाता था सर। So while concluding, Gurkaval, you have made into the list. What suggestions, advice, any parting words that you would like to give to the community? क्या कहना चाहोगे अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, या जो एस्पिरेंट्स जो आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे? मैं तो बस ये आई वुड गिव देम सजेशन दैट इफ़ दे हैव मेड अप देयर माइंड कि they want to go for the civil services, and then they should be truly focused and honest to their dedication. ये नहीं है कि एक अटैम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट नहीं हुआ तो दिल छोड़ दो, है ना, बातों में नहीं आना किसी को, बातों में नहीं आना, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने जज्बे पे यकीन रखना है, और एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ज़रूर। ये मैं उनको मतलब ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। ये नहीं होता कि किताबों में ही लगे रहना है। मैं सोशल हूँ, मतलब मैं पढ़ता भी हूँ, सोशल भी हूँ, घूमता फिरता भी हूँ, बस माइंड को अपने फ्रेश रखना है। सैचुरेशन होगी, आप फ्रस्ट्रेट होगे, और वे आउट आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। कोई नहीं आपको बताएगा कि तू ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, उससे से पता चलेगा कि आपकी मैच्योरिटी बड़ी है कि कम हुई है। तो मैं यही बोलूँगा, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ये काफ़ी टफ जर्नी है, जैसे दिखती है वैसी है नहीं। With this, as I said, I think rightly mentioned Gurkaval as a warrior. Unlike giving you sweet advices, उन्होंने सीधे बोला फ्रस्ट्रेशन होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको लग रहा है कोई और आपकी हेल्प करेगा तो शायद नहीं कर पाएगा, आपको आपकी अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, बहुत पुरानी कहावत है, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो दिस इज़ व्हाट गुरकवल सजेस्टेड यू गाइज। ऑन दिस नोट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप गुरकवल की जर्नी से आप लोगों को सीखने को मिला होगा एंड काफ़ी कुछ नया भी सुनने को मिला होगा। बट एक बात पे मैं ज़रूर लास्ट में फोकस डालना चाहूँगा, जस्ट लाइक गुरकवल, मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी अपनी फैमिली से कट ऑफ ना हो। इस पूरी प्रिपरेशन में अगर कोई एक फैक्टर है जो आपके सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज़ योर फैमिली ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।